जय हिंद फ्रेंड, दिस इज़ अमर कुमार, आपका एजुकेटर। एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आपके लिए जो है डेली आप लोगों के लिए जीएस सुधा बुक का रिवीजन कर रहा है। अगर आप लोगों को इससे संबंधित और भी किसी बुक का सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी सलूशन कराया जाएगा। तो अभी फिलहाल जीएस सुधा बुक चल रहा है। जो लोग जीके जीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित जो भी सिस्टम है उसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये खासकर उन एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा जो वनडे लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन, रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो इसके पहले हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। पठार पढ़ लिया है, झीलें पढ़ ली हैं, और मतलब कहने का मतलब है भारत भूगोल भी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है, और विश्व भूगोल में, वर्ल्ड जियोग्राफी में भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। ठीक है, तो जो लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, वो लोग जाकर पहले पिछली वीडियो देखें और समझें, उसके बाद फिर आकर के और यहाँ का वीडियो इसको भी पूरा देखिए। ठीक है, इसको भी देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि द्वीप स्थल खंड, यानी कि हम लोग किसके बारे में पढ़ें? द्वीप के बारे में पढ़ें। ठीक है, द्वीप क्या होता है? द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यानी कि ऐसे कोई स्थल खंड का भाग है, इसके चारों ओर जल का विस्तार है। ठीक, इसके चारों ओर जल है, तो इसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। द्वीप किसे कहते हैं? अगर आप लोगों से पूछा जाए द्वीप किसे कहते हैं, तो आप लोग बता ले जाएंगे, द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यह राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है, जबकि भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है। राजनीतिक रूप से यानी कि यहाँ पर जो सत्ता चल रही है, खासकर सत्ते की बात करें तो सत्ता यहाँ पर यूरोप का चल रहा है, लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह भाग किसका आता है? ये ग्रीनलैंड जो है ये अमेरिका का भाग आता है। ठीक है, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी क्वेश्चन बना है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, अमेरिका के पास अवस्थित न्यूफाउंडलैंड द्वीप मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य उत्पादन के लिए यानी कि मछली के उत्पादन के लिए कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? तो न्यूफाउंडलैंड ये जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है, जो राजनीतिक रूप से यह 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। यानी कि इस पर 3 देशों का शासन है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। किस द्वीप पर? बोर्नियो द्वीप। ठीक है, होन्शु द्वीप कहाँ का है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान के द्वीपों का क्रम भी पूछता है ऐसे। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है होन्शु द्वीप जापान का। ठीक है, कालीमंतम द्वीप बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, मॉरिशस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा होगा? तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप के देख लेते हैं कौन कौन से द्वीप हैं। तो ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो आर्कटिक में स्थित है। ठीक है, न्यू गिनी है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो है, ये प्रशांत महासागर में है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में। बैकफिन द्वीप जो है ये आर्कटिक महासागर में। ठीक है, देखिए द्वीप का नाम याद रखिए, कहाँ पर स्थित है, इसकी अवस्थिति याद रखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है? सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में। होन्शु द्वीप जो है ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ग्रेट ब्रिटेन जो है ये होन्शु वही जापान वाला द्वीप। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन कहाँ? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और विक्टोरिया द्वीप जो है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं घास के मैदान। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। ग्रासलैंड जो है यह घास के मैदान विषुवत रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक फैले हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र तक जो फैले उसको ग्रासलैंड है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। याद
है आपको कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य होते हैं। हम लोगों ने अक्षांश देशांतर पढ़ा था, अच्छे से कवर किया था, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अक्षांश यानी कि 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है ये 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, 30 से 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अक्षांश रिलेटेड है, जैसे पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो 10 से 25 डिग्री के मध्य जो है ये उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं और 30 से 45 डिग्री के मध्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके मध्य शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि निम्नलिखित जो है घास का मैदान दे देगा एक, ठीक, उसका नाम दे देगा, पूछेगा किस तरीके का घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो घास के मैदान एक साइड है, एक साइड उसका स्थान है। ठीक, सवाना है, सवाना अफ्रीका का है, सवाना अफ्रीका, सवाना घास का मैदान कहाँ पर था, अफ्रीका में, याद रखिए सवाना अफ्रीका में। ठीक है, कंपोस है, कंपोस ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, ये यहाँ कंपोस पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है लानोस है, लानोस वेनेजुएला का घास है, लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला में। सेल्वास ये अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में सेल्वास। ठीक है, इतनी याद हो गई। उष्णकटिबंधीय घास कौन कौन से थे, याद हो गया, लानोस, सेल्वास, ये सब याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जो उष्णकटिबंधीय थे कहाँ से कहाँ तक थे, 30 से 45 के बीच में ये है, शीतोष्ण वाला है। ठीक है, 30 से 45 डिग्री के बीच में ये वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो घास के मैदान है, स्थान है पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है, पेरी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की काफ़ी, और कनाडा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पंपास और पेरी पूछा गया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स घास के मैदान। वेल्ड घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में, और स्टेपीज जो है ये यूरेशिया में है, स्टेपीज यूरेशिया में है। कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में है, और पुस्ताज जो है ये हंगरी में है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लिख के याद कर लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, और नाम याद कर लीजिएगा कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तो कल हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे। आज का वीडियो छोटा सा ही रहा बट अच्छा रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था घास का मैदान, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप लोग रख लीजिएगा। वायुमंडल को हम लोग कल पढ़ेंगे, वायुमंडल पूरा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, कि आज ही कर दें, बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, आज ही वायुमंडल को देख लेते हैं, वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल को पढ़ते हैं। ठीक है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के बारे में क्या दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का उद्भव कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था, कैम्ब्रियन युग में हुआ था। पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर ऊंचाई तक वायु का 90% भाग होता है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जैसे ये पृथ्वी की सतह है, ये हमारी पृथ्वी है, इसकी सतह से 5 किलोमीटर ऊंचा तक जो है 90% जो वायुमंडल है वो वायु जो है वो यही होता है, वायुमंडल नहीं, 90% वायु। ठीक है, फिर उसके बाद है वायुमंडल का 99% भाग जो है सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। 32 किलोमीटर तक इसका 99% भाग हो जाता है वायुमंडल का। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे बंधा रहता है, और वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाता है। ठीक है, ये वायुमंडल का महत्व भी हो गया। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल की संरचना तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में, 5 परतों में बांटा गया है हमारे वायुमंडल के। किसके आधार पर, तापीय विशेषता के आधार पर, तापीय विशेषता के आधार पर, यानी कि तापमान के आधार पर और उनके जो संगठन के आधार पर उसको 5 प्रकार से बांटा गया है। उसको देखते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर हो जाती है तथा इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है। ठीक, तो ये कहने का मतलब है जो विषुवत रेखा है, इस तरीके से समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा है।
ठीक है। यानी कि 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन पर इसकी ऊंचाई जो है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितना है, 18 किलोमीटर। यहाँ पर अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 18 किलोमीटर है, लेकिन अगर यही ऊंचाई आप ध्रुवों पर देखेंगे, ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर ये औसत ऊंचाई इसकी क्या हो जाती है, 8 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से है, इसको समझिएगा, ठीक। नेक्स्ट है मौसम संबंधी समस्त गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। बादलों का बनना, वर्षा, हिमपात, ये सब जो भी क्रियाएं हैं वो मौसम से संबंधित, जो भी आंधी तूफान और ये सब जो होता है ये कहाँ होता है, ये क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल का संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए मौसम ऐसे याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं होती हैं, कभी बादल, कभी वर्षा, कभी धूप, कभी आंधी, ये सब होते रहते हैं। तो ये सब यानी कहने का मतलब परिवर्तन हो जा रहा है समय समय पर, कभी धूप हुआ था, आंधी चलने लगी, बारिश होने लगी, तो परिवर्तन हो रहा था। इससे इसको याद रखिए कि क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं और परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। और देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा के द्वारा अलग होता है, ठीक है। क्षोभ सीमा जिसको ट्रोपोपाज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रोपोपाज। किसके द्वारा अलग होता है समताप मंडल से, तो क्षोभ सीमा के द्वारा अलग होता है। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्र गति की पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है। जेट स्ट्रीम जो है क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली जो पवनें हैं उसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और उसी में जो होता है ना जेट विमान उड़ाया जाता है, उसी के अंतर्गत जेट विमान भी उड़ता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। कितना, 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है 1 किलोमीटर में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। लेवल अगर बढ़ेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है समताप मंडल। ये दूसरी परत है पृथ्वी की। अगर सतह की तरफ से देखेंगे तो ये दूसरी परत है। चौथी परत है, दूसरी परत है सतह की तरफ से। धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में तापमान लगभग समान पाया जाता है। समताप की निचली परत में ओजोन नामक गैस पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन गैस के कारण इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। समताप मंडल की खोज टीजरेंस डी वोर्ट ने की थी। किसने की थी, टीजरेंस डी वोर्ट ने की थी, ठीक है। ओजोन गैस की सघनता समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक पाई जाती है और वायुयान चालक यहाँ प्लेन उड़ाना पसंद करते हैं, ठीक है। और ओजोन परत जो है ये जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रा बैगनी किरणों को रोकता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट इनको रोकता है, जिससे जो है ये जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती है, वो स्किन कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं, ठीक है। उसको ये रोकता है, जिससे हाँ ये पृथ्वी हमारा रहने योग्य बनता है, ठीक है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। और सबका जवाब आना चाहिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्यमंडल। मध्यमंडल या मेजोस्फीयर। इसमें क्या है, वायुमंडल में समताप मंडल के बाद ही परत है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। ये तीसरी परत है, नीचे से सतह से तीसरी परत है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक है। मध्यमंडल में तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो वायुयान का न्यूनतम तापमान है, ठीक है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड मध्यमंडल में पहुँचने पर जल जाता है। यानी कि यहाँ पर जब आता है यहाँ पर जल जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष से कोई पिंड आता है, किसके कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मध्यमंडल में आयन मंडल को मध्यमंडल से अलग करने वाली सीमा को मध्य सीमा कहते हैं, मीजोपाज कहते हैं, मीजोपाज, ठीक है। मध्यमंडल में क्या होता है, कोई भी आता है तो जल जाता है पिंड, इसको याद रखिएगा। फिर आयन मंडल की बात करते हैं। आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयन मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। और आयन मंडल कई परतों में बटा हुआ है। डी परत, इस परत में दीर्घ तरंग दैर्घ्य अर्थात निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, ठीक है। ई परत में क्या होता है, ई परत में होता है, इस परत को केनेली हेविसाइड परत भी कहा जाता है, केनेली हेविसाइड परत कहा जाता है। इस परत के माध्यम से, इस परत में मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य
सबसे ज़्यादा है तब क्या बताएंगे, बैंगनी बताएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, बैंगनी का। आवृत्ति किसकी सॉरी ये गलती हो गई, तरंग दैर्ध्य पूछेगा सबसे ज़्यादा किसका है तो लाल का, और अगर सबसे ज़्यादा आवृत्ति पूछेगी किसकी है तो बैंगनी की। ठीक है, बैंगनी की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है प्रकाश में। ठीक, आवृत्ति सबसे ज़्यादा बैंगनी की और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एफ परत की बात करते हैं तो इसे एप्ली परत भी, एप्लीटन परत भी कहा जाता है। इससे मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। जी परत है, इसमें लघु, मध्यम व दीर्घ सभी तरंगें परिवर्तित हो जाती हैं। और वायुमंडल में अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस नामक घटनाएं होती हैं, जिस कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियालिस व दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में देखते हैं। वायुमंडल में इसकी ऊंचाई 640 से 10,000 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। देखिए, हाइड्रोजन व हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है। ठीक है, हीलियम सबसे हल्की है, फिर हाइड्रोजन, ये दोनों सबसे हल्की गैसें हैं, तो ये सबसे ऊपर रहेंगे। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह इसी परत में स्थापित किया जाता है। जो भी उपग्रह हैं कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं, तो इसको इसी मंडल में जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रही आज का, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। वायुदाब को कोशिश करेंगे कल पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।